गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियर एकदम? इवनिंग मैम। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस मैम। ओके, देखो कौन कौन आ गया है ये बताओ पहले तो। जस्ट अ सेकंड ना, क्या दिक्कत है? ओके, तो कोई न्यू है क्या? कोई भी न्यू बच्चा? यस मैम। सलोनी आई थिंक, है ना? यस मैम। ओके, चलो तो आज की क्लास। हाँ जी, क्या क्या बोलो। पता नहीं 3 टॉपिक्स या 2-3 टॉपिक्स रहते नहीं थे उस चैप्टर से। रह गया है, मैं वही बोलने वाली हूँ। अरे यार, ये अपने आप क्यों स्लाइड शो हो रहा है? हाँ जी, तो हम देखो जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, उस टॉपिक में जो आपका चैप्टर सेकंड नंबर चैप्टर, उसमें 2-3 चीजें रह गई हैं, जैसे कि एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रॉयनी, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं और जिनका सेकंड चैप्टर थोड़ा बहुत छूट गया था शुरू में, उनको बैकअप करा के फिर ये कराऊंगी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर इसलिए शुरू कर रहे हैं। ये 2 बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ इससे। अगर पॉसिबल होगा तो आज के लेक्चर के एंड के 10 मिनट में ये बता दूंगी मैं। ओके, बैकअप कब होगी? क्या बोल रहे हो? मैम बैकअप क्लास कब लगेगी ये पूछ। सैटरडे को मैंने मैम से पूछा था, सैटरडे को लगेगी। ठीक है, तो पहले समझ लेना, बाद में ये 10 मिनट का है वो सिर्फ। अगर आज की क्लास में हो पाया तो करा दूंगी, अदरवाइज आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था मुझे, इसीलिए मैंने न्यू चैप्टर लिया है, बिकॉज आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैम ने टॉपिक छोड़ दिया या ऐसा कुछ, मैडम ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी जो अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा ना, प्लांट्स के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ी, वही सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन किसके केस में है? ह्यूमन के केस में। और हम क्या हैं? हम हैं सोशल एनिमल। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल कह लो या फिर ह्यूमन। क्या कहोगे? ह्यूमन। ठीक है, हमारी बॉडी या हमारे स्पीशी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो आपको इसमें देखना है। चैप्टर 1 में मैंने कुछ स्टेजेस बताए थे आपको, कि आपकी जो लाइफ साइकिल है उसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। एक फेज होता है ये वाला, सॉरी ये वाला, और एक फेज होता है ये, और एक होता है बुढ़ापा। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज, जो अगर आप किसी का भी XYZ किसी का भी लाइफ स्पैन आप देखते हो, तो वो लाइफ स्पैन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। किसको पता है ये कौन से फेजेस मुझे होते पता है, मुझे पता है। मैम जुवेनाइल फेज, पुबर्टी और सीनेसिस। हैं? जुवेनाइल फेज नेहा बता रही थी। जुवेनाइल फेज, मैम मैंने बताया, नेहा ने कहा बताया। मुझे पता है तेरी आवाज और नेहा की आवाज में डिफरेंस है, पर वो भी बता रही थी। चलो, जुवेनाइल फेज होता है, और क्या होता है? प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, प्यूबर्टी नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं? ये देखो क्या अनोखा सा नाम रख के आए हैं, ये कौन है ये महाराज? चलो, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि क्या होगा, जब आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करने लगते हैं, दैट फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। एंड जो थर्ड फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? सेनेसेंस, यानी कि बुढ़ापा। ओके, सो जुवेनाइल फेज में ग्रोथ होती है बॉडी की कि नहीं? ग्रोथ होती है बॉडी की या नहीं जुवेनाइल फेज में? होती मैम है। होती है। फिजिकल चेंज होती है, फिजिकल चेंज। क्या आते हैं? फिजिकल। बेटा किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लो बेटा प्लीज। फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होती। ओके, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगी। रिप्रोडक्टिव फेज में आपकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, अच्छे से फंक्शनल हो जाना, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस आना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आती हैं। और
जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा। हु इज दैट? किसका है भाई माइक? माइक बंद नहीं कर सकते हो। ऋत्विक का था ये तो। ऋत्विक मैम गलती से ऑन हो गया था। ये कौन है जिसमें नेम है ना बॉक्स बॉक्स जैसा दिखा आ रहा है? ऋत्विक बोल के माइक ऑफ कर लिया करो बेटा प्लीज। मैम गलती से ऑन हो गया था। ये लास्ट में कौन है, ये जो बॉक्स बॉक्स मैम वो लिखा आ रहा है? न्यू स्टूडेंट है, फिजिक्स की क्लास भी करी थी उसने। नाम बताओ बेटा, कौन हो आप? मेरी आवाज आ रही है? बॉक्स भाई साहब या बहन जी, कौन है? मैम गई। गया वो जो भी था। ओके। सेनेसेंस, सेनेसेंस समझते ही हो सब। ये सारी चीजें सारी पुरानी बातें हैं जो हमने पढ़ ली है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन या रिप्रोडक्टिव फेज एग्जैक्टली कैसा होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाकी सारे सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, और कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे सिस्टम है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक और सिस्टम प्रेजेंट है जिसको बोलते हो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका काम है क्या, जिसका क्या काम है, आपका एग्जिस्टेंस बना के रखना इस अर्थ पे। अच्छा एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बताओ। मेंटेन पॉपुलेशन। टू मेंटेन क्या? पॉपुलेशन। 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 टू मेंटेन पॉपुलेशन कह लो या मेंटेन स्पीसीज। स्पीशी को मेंटेन करने के लिए, मतलब हर एक स्पीशी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। अगर आप देखो हर कोई बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर जिनको हम स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखते हैं वो फर्टाइल कहे जाते हैं, और जिनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हिंडर होती है, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के बिना होते हैं, उनको बोलते हैं आप स्टेराइल। So there are some organism in each and every type of species जो कि sterile nature के हो सकते हैं, जिनमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा या वेरियस अदर रीजंस हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि स्पीशीज जो हैं वो अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना चाहती है इस अर्थ पे। ठीक है, हर एक स्पीशी अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना चाहती है, एंड दैट्स व्हाई हर एक स्पीशी, कोई भी, ठीक है, नॉट ओनली एनिमल, प्लांट्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, या फिर कोई फंजाई ले लो, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बस यहाँ पे हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन की बात की थी चैप्टर नंबर 1 में। एक होता है, किसी किसी का मेथड अलग अलग, एक मेथड है जिसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में काम वही हो रहा है, यानी कि अपनी स्पीशीज, अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, डीएनए आगे बढ़ा रहे हैं अपना। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई चीजों में देखा होगा, जैसे कि बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनमें कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है, सो मेल एंड फीमेल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। दो अलग अलग सेल्स बनते हैं, सेल्स का फ्यूजन होता है जिनको आप गैमेट कहते हो, और वो जाइगोट बनाएगा। तो ये वाली जो कहानी होती है वो पूरी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर मम्मी और पापा वाली चीज होती है। ठीक है, और जहाँ पर माता पिता एक ही हैं, वह तुम ही हो माँ और तुम ही पिता हो, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर मेल और फीमेल का ऐसा सेपरेट बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ना ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ना ही एज सच आप कोई भी बात करते हो वहां पर। ओके, तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं, है ना। सो उसकी एक लाइफ साइकिल हो गई थी प्रॉपरली, है ना, कि क्या होता है भाई, प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स क्या है, फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल या इंडिविजुअली मेल और इंडिविजुअली फीमेल, ये दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। सेम वैसी ही बात कर रहे हैं हम एनिमल्स के केस में, यानी कि ह्यूमन के केस में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग बता सकते हो अपने आप? वेरिएशन। वेरिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। चलो ठीक है, वेरिएशन काउंट कर सकते हैं। और कुछ?
कोई और कुछ कहना चाहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? हाँ जी स्नेहा क्या बोली? 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके और कुछ? सलोनी आप कुछ कहना चाहती हो? किसी का तो मैसेज आया भाई। हार्दिक द होल प्रोसेस इज स्लो एंड लेंदी। सही बात है, स्लो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंपल बॉडी का पार्ट थोड़ा सा अलग हुआ, उससे एक नया इंडिविजुअल ग्रो कॉम्प्लेक्स कर होता रहा है। है। जी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है जी। ओके सो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं उन सब में मिल जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, सो देयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जनरेट वेरिएशंस, तो इनकी वजह से वेरिएशन आते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ सकते हैं या नहीं? मैम आ कम सकते हैं, चांसेस होते हैं। आ सकते हैं। चांसेस ज्यादा या कम? कम, कम 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 है या chances। बहुत कम? बहुत कम। कम। बहुत कम। नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। क्यों आएंगे? तो म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, इसकी वजह से आ सकते हैं, अदरवाइज फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते। और वहीं अगर हमें देखा जाए, हम अपने माता पिता की संतान, सपोज करो किसी के 5 बच्चे, 5 बच्चों की शक्ल आपस में सेम नहीं होती है ना, 5 बच्चों की हरकतें आपस में सेम नहीं होती हैं, वेदर उनके मम्मी पापा एक ही हैं तो भी। ठीक है, और वो चीज तो अलग ही हो गई कि मम्मी पापा अलग अलग हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे सारे गैमेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, एकदम अलग नहीं, है ना। इंसान का गैमेट इंसान का ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा, बंदर पैदा नहीं होगा, लेकिन चेंजेस होते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, एंड दोज चेंजेस आर नोन एज वेरिएशन। इसके बाद अगर हम बात करें क्या और हो सकता है, एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। सिंपल है, अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो क्या इवोल्यूशन होगा? सेम अगर आप आज से कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 50,000 ईयर पहले चले जाओ, या उससे भी ज्यादा, 50,000 साल, 1 लाख साल पहले चले जाओ, ठीक है, या 1 मिलियन ईयर पहले चले जाओ, तो जब हम थे और आज हम जो हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आज किसी का बच्चा पैदा हुआ वो एक ही दम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो यहाँ वेरिएशन आते हैं, लेकिन वेरिएशन बहुत स्लो होते हैं और वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी कि इतने छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन देखे नहीं जा सकते, लेकिन आप बहुत बड़ा जनरेशन गैप में देखोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये थंब पहले जब 50,000 साल अर्ली मैन एज के टाइम पे, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन ये सब जो थे उनके पहले की बात कर रही हूँ, तो ये हमारा जो थंब है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं के, ये वाली जो 4 फिंगर है इन्हीं के बराबर में होता था। लेकिन धीरे धीरे ये ऑपोजिबल थंब हो गया, जिससे कि हम चीजों को होल्ड करने लगे। ठीक है, और जब हमने चीजों को पकड़ना, उनको महसूस करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा दिमाग भी उस तरीके से डेवलप होने लगा, और उस वजह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज ये अंगूठा है और कल को मेरे बच्चे पैदा होंगे तो उसमें ये अंगूठा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इतनी सडन वेरिएशंस नहीं होते, बहुत स्लो होते हैं और डिस्टिंक्ट नहीं होते वेरिएशन। ओके जी, नेक्स्ट क्या और कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हो? स्ट्रॉन्गर वन सर्वाइव एंड वीकर वन पेरिश। हमेशा ऐसा नहीं होगा बेटा कि वेरिएशन हमेशा ही अच्छे हो, ये क्लास 10th में भी सिखाई जाती है बात। वेरिएशन अच्छे होते हैं क्या? हमेशा ही अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएशन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ चेंज आ रहा है, तो हो सकता है वो हमें हेल्प करे और हो सकता है वो हमारे किसी काम का ही ना हो। और अगर हमारी बॉडी में वो किसी काम का नहीं है, ऐसा कोई वेरिएशन आया जो किसी काम का नहीं है, तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा कौन सिलेक्ट करता है बताओ? भगवान जी सिलेक्ट कर रहे हैं? कौन सिलेक्ट कर जी, रहा है? जीन्स। नेचर ही होता है और क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर सिलेक्ट करती है। ओके, कि कौन सी स्पीशीज कितनी ज्यादा फिट है, कौन सा चेंज आगे जाना चाहिए, कौन सा चेंज आगे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज की कंडीशन को देखो, ये जो वायरस
फैल रहा है ना, अभी डिसीजेस हो रहे हैं, आप वैक्सीन लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की बॉडी शायद इस वायरस से फेस ऑफ हो चुकी होगी और उनमें जरा सा भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया होगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या उनके इम्यून सिस्टम ने उसको वायरस को टैकल कर लिया। और जिनका इम्यून सिस्टम वायरस को टैकल नहीं कर पा रहा है, उनको डिसीज हो रही है। अब जो उस डिसीज को बियर कर जाएंगे वो जिंदा रहेंगे, जो बियर नहीं कर पाएंगे हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। तो ये सब चीजें क्या है, ये है नेचर का तरीका। ओके जी, टू मेंटेन नंबर ऑफ स्पीशीज एंड टू मेंटेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड टू मेंटेन द स्ट्रॉन्गर वन, जो कि सरवाइव कर सके, क्योंकि नेचर हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चाहती है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर में। इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। किसने बोला था, किसी ने तो भी बोला था हमारे बच्चों में मैंने से। बोला था हाँ ठीक, अनुभव। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज एक जाइगोट से एक पूरा का पूरा फुली ग्रोन इंडिविजुअल, जिसको फीटस कह सकते हो या फिर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, वो बनने में एक टाइम पीरियड होता है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा। एक पर्टिकुलर स्पीशी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ओके बेटा, एक पर्टिकुलर स्पीशी को एक जाइगोट से एक नए ऑर्गेनिज्म बनाने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, किसको पता है, बोलिए। क्वेश्चन रिपीट करना। एक मैम को फिर से पर्टिकुलर, बताना क्वेश्चन। गुड, दीपांशु ने आंसर किया। जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनने तक का समय, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, बोलो। जोया तुम पिछले क्लास में नहीं आई थी, प्रियांशी तुम आज बोल नहीं रही हो, क्या बात है बेटा, दुखी हो? नहीं ओके, मैम, थोड़ा सा रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर स्पीशी में जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो समय होता है, एक जाइगोट बना और फिर हम बने, है ना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा उसके 9 मंथ बाद ही तो एक बच्चा पैदा होता है, तो दोज 9 मंथ्स आर कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और ये जेस्टेशन पीरियड हो सकता हो 34 वीक्स का भी हो सकता हो 116 वीक का भी हो, और अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए? ठीक है, ओके। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज स्लो प्रोसेस एंड देखो, जैसे कि जेस्टेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 22 मंथ्स का भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं इससे भी, ठीक है, जो आपके चैप्टर 1 में मेंशन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ऑर्गेनिज्म सेफली प्रोड्यूस होता है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, बहुत कम नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको बडिंग से कंपेयर करो, बडिंग इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बडिंग में क्या होगा, हाइड्रा के बॉडी पर जितनी भी बर्ड्स होंगी, 1 2 3 4, वो बहुत ही कम टाइम में एक नया हाइड्रा बना सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ एलिफेंट के केस में नहीं होगा, ऐसा कुछ हमारे केस में नहीं होगा। हमें हमें क्या होगा कि भाई एक बार में एक बच्चा पैदा हो रहा है, या किसी किसी के 6 7 बच्चे पैदा होते हैं किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी किसी स्पीशीज में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक साथ मल्टीपल बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो सबको बहुत कम टाइम लग रहा है। तो स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है जी, मैम ये सब लिखना नहीं था। लिखना है बेटा। मैम घर पे ही नोट्स लिख तो लेंगे बनाना ही आप। है ना। देखो नोट्स बनाने हैं ना। सुनो सुनो, अच्छा मैम वो फिर मैम मैं बनाने मैं दो है नोट्स। अरे रुको तो, मेरे को तो बोलने दो। ये वाली जो चीज है ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करती हूँ, आप देखते हो उसको खोल के। नो मैम, मैं तो खोलता भी नहीं हूँ, सीधी सी जय बात। जय हो जय हो जय हो। नहीं मैम मैं खोलता हूँ, क्योंकि मैंने ये लिखे नहीं ना नोटबुक में अभी तक। तो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो कैसे पढ़ते हो तुम लोग। मैम वही तो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते कैसे हैं, बस देखो पढ़ी आपसे। देखो सुनो मेरी बात, कैसे पढ़ा करो कि मुझे नहीं पता फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैं अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा करो, जो भी चीज अभी हम पढ़ रहे हैं ना उसको समझो और कॉपी को साथ में रख के बैठो,
ठीक है, जैसे क्लास में बैठते हैं। और इसके की पॉइंट्स लिखते चलो, जो भी तुम्हें लगता है ना, कि जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स इन एलिफेंट, या फिर यहाँ से जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनने का टाइम को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। शॉर्ट में लिखो, एक रफ कॉपी बनाओ, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब के लाइव वीडियो में, आप जब लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो तब उसको अटेंड करके और उसमें लिखा करो शॉर्ट नोट्स। और जब ये वाली चीज शेयर होती है ना, आपको बायो के केस में बता रही हूँ मैं, तो इसको इसके थ्रू अपने फेयर नोट्स बनाया करो, ठीक है। मैम फिर ऐसे तो टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? बेटा कितना तुम्हें कितने काम रहते हैं घर में, वो मैम बता। लेकिन साथ साथ में हो जाए ना तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ये कहना चाहता था। साथ साथ में यस लिखो। वो ज्यादा मैम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में साथ साथ होता है ना, तो वो नहीं होता है। केमिस्ट्री में यार सवाल होता है ना, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं क्लास में तुम्हें ना बोर्ड पे लिखती जाती हूँ और तुम साथ साथ लिखते जाते हो। सो या तो वैसे कर लो। मैम वही तो हम बोल रहे हैं कि वही चाहिए हमको। तो इसमें ये सब तो लिखने की चीज नहीं है, अभी बता दूंगी मैं जब लिखना होगा, ठीक है। ओके, तुम्हें अगर साथ साथ लिखना है तो आई विल आस्क यू टू राइट जब आपको लिखना होगा। ओके, बाकी जो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ओके, समझे? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ मैम। यस यस मैम, मैम, यस मैम मैम। समझ गए। ओके ओके ओके, चलो। सो एक्चुअल चैप्टर हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, अभी तक मैं सारी हिस्ट्री ही बता रही थी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन तो समझ गए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा उसके बच्चों को पैदा किया जाना, इट इज द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। एंड ह्यूमन क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड वीवी पेरिस है। व्हाट डू यू मीन बाय वीवी पेरिस? मैम वीवी जो पेरिस का मतलब गिव बर्थ टू एग ले नहीं दे करते। डोंट ले एग। यस मैम, दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू बॉडी से ही यंग वन। मतलब वो निकलता हाँ, है। बॉडी से बच्चे का प्रोडक्शन करना, या कह सकते हो दे गिव बर्थ टू यंग वन, इट इज नोन एज वीवी पेरिस। एंड जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं आप ओवी ओविपेरस। पेरिस, ठीक है जी। ओके, सो अगर आप मैमल्स के केस में देखा जाए, हम मैमल ही हैं, एंड मैमल्स जो होते हैं वो वीवी पेरिस होते हैं। देयर इज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, मैमल होकर भी वो ओवी पेरिस होता है। बताओ कौन? Platypus. प्लैटिपस, वेरी गुड। एक होता है आपका Platy. प्लैटिपस, ओके, एंड एक होता है एकिडना। एकिडना, एकिडना इज एंट ईटर। ये दो ऐसे मैमल हैं, मैमल है तो ऑब्वियसली बात है मैमरी ग्लैंड्स होंगे, और मैमरी ग्लैंड्स हैं लेकिन ओवी पेरिस हैं, ठीक है। सो ये एग ले करते हैं, फर्टिलाइज एग ले करते हैं। चलो आ जाओ ह्यूमन के पास। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म, दो इंडिविजुअल एंड दो इंडिविजुअल सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट होना इज मोनोइशियस और डायोइशियस। हाँ या ना? मोनोइशियस होगा या डायोइशियस होगा, जल्दी बोलो। हम डाई दीपांशु अलग गलत, अलग। हम दोनों डायोइशियस होगा। सेक्स ऑर्गन एक ही में है। नहीं है, हाँ डाइजेशन। अलग अलग है। नहीं डायशियस होगा ना, हाँ ये तो जी, कॉमन मेल सेंस है। अलग एंड मेल सेक्स ऑर्गन अलग, फीमेल बॉडी हाँ अलग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो मोनोइशियस कहते हैं। और एनिमल के केस में एक वर्ड बताया था मैंने, एनिमल के केस में अगर एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं उसको? एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, देखो कौन सी वाली, एक सेकेंड, ये बताई थी देखो, HMB, hermaphrodite। हर्मेफ्रोडाइट, वेरी गुड नेहा। ठीक है, तो मोनोइशियस नहीं होते ह्यूमन के केस में, हम क्या है, ह्यूमन क्या होते हैं, डायोइशियस होते हैं, बिकॉज दो इंडिविजुअल, और दोनों इंडिविजुअल या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो थर्ड जेंडर होता है उसमें एक ना एक सेक्स ऑर्गन इनएक्टिव रहता है, ठीक है, दिमाग में आया होगा तुम लोग को। चलो, सो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमको इनकी सारी डिटेल पढ़नी है, कहने का मतलब है कि इनके स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनमें पाए जाने वाले ग्लैंड्स, और इनके अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे से कुछ लिखना है तो जल्दी से लिख लो बेटा। हम उसकी फुल फॉर्म लिख दो थर्ड जेंडर वाले का। क्या कह रहे हो? हम फुल फॉर्म लिख दो HMB।
HMB मतलब होता है बेटा हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए लिख रही हूँ, हर्मेफ्रोडाइट। M फॉर होता है मोनोइशियस, एंड B फॉर होता है बाइसेक्सुअल। इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। HMB का मतलब है हर्मेफ्रोडाइट, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। ओके, आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ या ना बोल दिया करो जल्दी जल्दी से। मैम Yes, इसमें ma'am. लिखने वाला क्या था? अब मैं हर स्लाइड पे बोलूंगी, तुम्हें जो लिखना है तुम लिख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बोलूंगी कि इसको लिखो, इसको कॉपी करो। ओके नहीं मैम, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं। हाँ आप ऐसी जी, बहुत एफर्ट बस लगाते बस पढ़ाने में। बस 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 ऋत्विक बस। चलो नेक्स्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर एक और आएगी, एक सेकेंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हम एक चीज सीखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हो। रिप्रोडक्टिव, थोड़ी चीजें रिपीट हो रही हैं इस वाले चैप्टर में क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ काम आने वाली हैं और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको रिलेट करके। तो रिप्रोडक्टिव फेज को आप आपकी फेजेस में वॉइस डिवाइड ब्रेक कर रही करते हो। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. है, हेलो ब्रेक कर हेलो, रही थी अभी। अब ब्रेक कर रही है क्या? नहीं, अब नहीं कर रही। कूल। तो रिप्रोडक्टिव फेज को आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। किसको याद है? स्नेहा, जोया, अंकिता सिंह, आप न्यू हो है ना? ओके, बोलो, जल्दी बोलो। रिप्रोडक्टिव फेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म प्री जिसके अंदर, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दीपांशु का भी आंसर सही है लेकिन दीपांशु ने एक ही फेज लिखा है। सो फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर से अटक रही है। सॉरी आवाज कट रही है। मैम आ रही है आपकी आवाज, उसका इंटरनेट कनेक्शन खराब है। ठीक है, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगी एंड यू हैव टू ज्वाइन अगेन। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, प्री फर्टिलाइजेशन है यानी कि फर्टिलाइज, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? रिप्रोडक्टिव फेज में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो उससे पहले की तैयारियां जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी प्री फर्टिलाइजेशन होंगी। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस फेज को आप फर्टिलाइजेशन कह रहे हो जिसमें कि फ्यूजन होगा, और उसके बाद की जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होंगी। तो मुझे अब एक बात बताओ तनीषा, बेटा बहुत लेट आ रहे हैं आप लोग, क्या बात है? चलो, सो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं, बताओ कौन से? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एंड एंड गैमेट ट्रांसफर। बहुत बढ़िया, गैमीटोजेनेसिस माइक्रो ऐसा कुछ था। गैमीट Transfer. ट्रांसफर। वैसा ही है बिल्कुल जैसा प्लांट में था, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे नेम अलग अलग हो जाता है। इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फीमेल एंड मेल गैमेटोजेनेसिस को यहाँ पर अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आप ह्यूमन के केस में मेल गैमेट की बात करो तो क्या बोलते हैं? ह्यूमन के केस में मेल गैमेट जो होता है सलोनी, बताओ ह्यूमन के केस में मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है? बेटा ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट क्लास में आई हूँ और मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है? आई एम जस्ट वांट, मतलब मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तुमसे कि तुमको कितना समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बोलो। रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ह्यूमन के केस में मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्नेहा, दीपांशु, करेक्ट, Transfer. स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म। सो स्पर्म का फॉर्मेशन मैंने बताया है
जब भी किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है उसके आगे जेनेसिस लगा दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पर्मेटो, Spermatogenesis. वेरी गुड, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड कि इन केस ऑफ फीमेल, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो गैमेट्स हैं, फीमेल की बॉडी के जो गैमेट्स हैं, उनको बोलते हैं आप ओवा। एंड दैट प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा या कह सकते हो oogenesis, यहाँ पर क्या बोलोगे, oogenesis। सो जेनेसिस इज द प्रोसेस, एंड स्पर्मा लगा दिया तो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ऊ लगा हुआ है दैट मींस ओवा का फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड, क्या बात समझ आई? ओव्यूलेशन नहीं बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। हाँ जी, क्या इतनी चीज समझ आई? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। ओके चलो, तो अब मैंने बात आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक, ठीक है। ये बताओ, गैमेट ट्रांसफर तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल है, ये मेल है ये फीमेल है, दोनों की बॉडी के अंदर उनके खुद के गैमेट्स बने हुए हैं। अब कौन से गैमेट कहाँ ट्रांसफर होंगे, फीमेल गैमेट मेल बॉडी में, या मेल गैमेट फीमेल बॉडी में, या Male फिर to दोनों female. गैमेट बाहर? मेल से फीमेल। मैम मेल गैमेट फीमेल। मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है या एक्सटर्नल? सो हमारी मैम बॉडी करती है इंटरनल होता है। Internal fertilization. fertilization. Understand? So internal fertilization होता है, that's why we need to transfer gametes from male body to female body. Okay? So gamete transfer यहाँ पर किस तरीके से होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं copulation, और you can say intercourse. ठीक है जी। सो प्री फर्टिलाइजेशन ही है, ऑब्वियसली बात है, विदाउट इंटरकोर्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ओके, सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और द इंटरेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड इट इज द मेथड टू ट्रांसफर मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी। ओके, समझ गए बात को? समझ गया। ओके चलो, आफ्टर दैट क्या होगा, अब मेल गैमेट्स जाएंगे फीमेल गैमेट के पास, और फीमेल गैमेट ह्यूमन के केस में ओनली वन होता है। ओके जी, और मेल गैमेट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 होता है इन सिंगल इजैकुलेशन, ठीक है। सो एक बार इजैकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 स्पर्म रिलीज होते हैं मेल बॉडी से, जिनमें से कोई एक ही होता है जो एक होता है। ओवा के पास जाता है, ओके, और फर्टिलाइजेशन कर पाता है। अंडरस्टैंड? सो सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब एक बात बताओ, ये एक गैमेट, ये ओवा, अभी मैंने आपको इन सब की चीजें ज्यादा बताई नहीं है ना, तो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो मुझे इतनी सी बात बताओ, अगर ये फ्यूज होंगे तो पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा या न्यूक्लियस? साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म। सब वो तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन को भी आप अगर चाहे तो कई सारी फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन को मैंने बताया था गैमी भी कहते हैं। गैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन। ओके, शादी मैम नहीं बोलना, सिनगैमी बताया था आपने, फ्यूजन जो था। शादी बताई थी मैम आपने। शादी बताई थी मैंने, याद करने के लिए बताई थी। हाँ, मुझे शादी पता बताया है, था मैम आपने। बदतमीज हो, बहुत बदतमीज हो हाँ सच मैम, में। शादी बताया था। बस ठीक है, याद आ रिकॉर्ड गया होता है मैम। लेक्चर। यस मैम, याद है, हमें बोले थोड़ी ना। चलो, सो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन, एंड दैट हम उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज गैमी। ओके, सो सबसे पहले क्या फ्यूज हो रहा है, सबसे पहले क्या फ्यूज हो रहा है, साइटोप्लाज्म। क्या फ्यूज हो रहा है, साइटोप्लाज्म, है ना? साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्लाज्मोगैमी। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? सन्नाटा नो क्यों है मैम, भाई? नो हाँ जी, मैम। सब लोगों को अगर बोलने में दिक्कत है तो थम्स अप कर दिया करो, कुछ भी कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ सबको समझ आ रहा है। ओके, एंड मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। ये 2-3 लोग बोलेंगे तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहे हो, आप लोग के फेसेस नहीं दिख रहे हैं। हर बार मैं यही बोलती हूँ हर क्लास में। सो हम अगर नहीं फोटो लगा लेते हैं ना वहाँ पे, तो आप करो, दिख जाएंगे। है क्या, हम ऑन कर? फोटो लगा रखी है ना, देख लो ना। नहीं, फोटो नहीं देखना है मुझे, कोई शौक नहीं है मुझे फोटो देखने का तुम्हारी। चलो,
प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा या फिर कह सकते हो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। अब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, अब क्या फ्यूज होगा? न्यूक्लियस। तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियो, है ना? कैरियो वर्ड रिफर करता है न्यूक्लियस, Carriogamy. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऐसे ही होगा कैरियोगैमी। ओके जी। सो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। ओके, कैरियोगैमी को ही बोलते हैं सिनगैमी। अंडरस्टैंड? मैम प्लाज्मोगैमी किस लिए है? प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म के लिए? साइटोप्लाज्म, हाँ मैम जी। साइटोकाइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस अच्छा वो, मतलब होता है टूटना। अच्छा हाँ, तो फिर साइटोगैमी हो सकता है। साइटोगैमी कह सकते हो, लेकिन वर्ड दिए हुए हैं ना हर चीज के लिए, हम अपनी डिक्शनरी थोड़ा ना बनाएंगे बायो की। नहीं हाँ वो तो ठीक है फिर भी। ओके, सो कैरियोगैमी हो गया यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो सारे क्रोमोसोम आपस में इंटरेक्शन करेंगे, है ना? तो क्रोमोसोम भी फिर फ्यूज होंगे, है ना? सारे क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे। मम्मी का फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम पापा के फर्स्ट क्रोमोसोम से पेयर करेगा, तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गया। ऐसे ही सेकंड की पेयरिंग होगी, ऐसी थर्ड की होगी। दिस इज नोन एज क्रोमोसोमल इंटरेक्शन। तो आखिर में क्या होगा? क्रोमोसोमल interaction, and that chromosomal interaction is known as amphimixis. amphimixis। एक बात याद रखना, जो भी कुछ यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ना, ये समझ लो कि 99.99% वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पर, जो इस बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ वो अनइम्पॉर्टेंट है या मैं फिजूल चीजें बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको कभी ना कभी आपकी शीट में, आपको कभी ना कभी किसी ऑनलाइन टेस्ट अगर दोगे या यहाँ के कोचिंग के टेस्ट दोगे या स्कूल में दोगे, ठीक है, कभी ना कभी मिल जाएगा। 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से ज्वाइन करेंगे सेम आईडी के साथ।